हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने करंट ट्रांसफार्मर को बहुत डिटेल में समझाया था। उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में एकदम डिफरेंस समझाया था, ठीक है। लेकिन उस समय मैंने आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वर्किंग नहीं समझाया था और उसका कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा से नहीं समझाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एकदम ए से लेकर जेड तक समझेंगे, ठीक है। एकदम शुरू से लेकर जड़ तक समझेंगे। रहा नहीं जाता। तो और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग एक और सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि बड़े बड़े सब स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन में जाने वाले हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए या हाई वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मल पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज ना करके सीपीटी कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते। नॉर्मल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, हम लोग सीपीटी का यूज करते। तो ऐसा क्यों करते हैं? सीपीटी और पीटी में क्या डिफरेंस है? तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आप वीडियो के एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्ट में पीटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक अच्छा खासा डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोले चाहे वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोले, बात तो एक ही हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ये दोनों ही आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किससे कहां से आता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कैटेगरी से। और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज लाइंस यानी हाई वोल्टेज सर्किट में जो पास होने वाली हाई वोल्टेज है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी ये एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों करता है? ताकि हम जो सेकेंडरी में जो हमारा ये है, ऐसा क्यों करता है? वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट क्यों करता है? ताकि हम सेकेंडरी वाइंडिंग को प्रोटेक्शन दे सके, सेकेंडरी वाइंडिंग मेरा खराब ना हो, है ना। और जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो मेरा हाई वोल्टेज है उसको मॉनिटर कर सके, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर सेकेंडरी प्रोटेक्शन एंड प्राइमरी वोल्टेज मॉनिटरिंग। प्राइमरी में जितना वोल्टेज जा रहा है उसको मेजर कर सके, मॉनिटर कर सके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर को सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता था, जिस कारण से उसको सीरीज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता था। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, जैसा कि इसका नाम में ही छिपा हुआ है पोटेंशियल वोल्टेज, है ना, तो इसमें एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को उस मेन सप्लाई लाइन में किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। समझ में आ गया? पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। ये हो गया दोस्तों इसका बेसिक इंफॉर्मेशन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका वर्किंग। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ये एक छोर और ये दूसरा छोर यानी पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। मान लेते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन में 11,000 वोल्टेज का करंट जा रहा है और आगे जाकर किसी लोड से कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग क्या बात किए कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है? उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो लोड में जो वोल्टेज जाएगा वो एकदम नेग्लिजिबल वोल्टेज जाएगा, नेग्लिजिबल वोल्ट का वोल्टेज जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ये आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उसमें उसके चारों तरफ, उस प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जाहिर सी बात है, जब एसी सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसमें? ट्रांसफार्मर का कोर में, ठीक है। और जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरा एक एसी इंड्यूस हो जाता है, एक क्या होता है? एक एसी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, एक सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस।
ये क्या होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर में एगो वाइंडिंग, एगो प्राइमरी वाइंडिंग था, एगो सेकेंडरी वाइंडिंग था, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में दो गो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एगो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो आपको फिगर में दिखाई नहीं देगा कहां दो गो प्राइमरी वाइंडिंग है, लेकिन होता है, ठीक है। फिर किसी किसी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में एगो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एगो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अभी हम लोग टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, वहां पर और ज्यादा डिटेल में हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग याद रखिए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम दो गो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एगो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इतना समझ में आ रहा है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का देख लीजिए कि क्या लिखा है, ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फॉर इंस्टेंस विथ ए वोल्टेज रेशियो ऑफ 1000 रेशियो 1 विल स्टेप डाउन ए प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट्स टू ए सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। कहने का क्या मतलब है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर मान लेते प्राइमरी वाइंडिंग में क्या 1000 वोल्टेज का करंट जा रहा है, ठीक है, 1000 वोल्टेज का करंट जा रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 वोल्ट का करंट जाएगा। इतना ज्यादा उसको स्टेप डाउन कर देता है। कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया दोस्तों, ये सब समझ में आ गया। ये क्या हाई वोल्टेज पावर सोर्स, जहां से यानी बिजली घर से जहां से मेरा ट्रांसमिशन लाइन में क्या जा रहा है, हाई वोल्टेज का करंट जा रहा है, ठीक है। कितना? लगभग मान लेते 11 वोल्टेज का करंट जा रहा है, 11000 वोल्टेज का करंट आगे जाकर किसी लोड से कनेक्ट है या फिर किसी ट्रांसमिशन लाइन में किसी सब स्टेशन में किसी चीज से कनेक्ट लोड से। अब इसी के बीच में हम लोग बीच में कहीं भी जा करके एक ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा दिए। किसमें लगाए? पैरेलल में लगा दिया है। और ये जो मेरा देखिए इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में एक क्या लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसका रेटिंग कितना है, 0 से 110 है वोल्टेज, ठीक है। यानी देखिए 11000 वोल्टेज या फिर 33000 वोल्टेज या फिर 66000 वोल्टेज या फिर 1,20,000 वोल्टेज को क्या करता है, वो यही 0 से लेकर 110 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इतना ज्यादा मतलब स्टेप डाउन कर देता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसका जो मेन जो हम लोग देखते हैं, जो मेन सब स्टेशन में जो रखा जाता है, जो रियली का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसका एक एक पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अपना नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने आ गया है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक अच्छा सा डायग्राम आ गया, ठीक है। यही ट्रांसफार्मर है, यही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो आपने सब स्टेशनों में देखा होगा। देखिए इसका हर एक पार्ट्स को ध्यान से देख लीजिए। इसमें देखिए और भी डिटेल में है, ठीक है, और भी इसका अंदर में और भी बहुत सारा पार्ट्स है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो मेन था हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स यही सब है। मात्र 5 गो मेन पार्ट्स होता है। कोर होता है, वाइंडिंग होता है, इंसुलेशन होता है, टर्मिनल्स होता है, प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं। प्रोटेक्टिव कवर्स क्या करते हैं, पूरे ट्रांसफार्मर को बाहरी वातावरण के बाहरी कोई भी इफेक्ट है उससे बचाता है, जैसे धूल कण से बचाता है, उसका मॉइस्चर पानी वगैरह से बचाता है। कौन? इसका पूरा एक बाहर में एक कवर लगा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर। समझ में आ गया। टर्मिनल्स क्या होते हैं, जिससे प्राइमरी टर्मिनल यहाँ पर लगा हुआ है, प्राइमरी टर्मिनल वो क्या करता है, जिस तरह से आपने ट्रांसफार्मर बुशिंग देखा है उसी तरह से यहाँ पर प्राइमरी टर्मिनल्स और सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं, जिससे क्या करते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। प्राइमरी टर्मिनल्स जो हाई वोल्टेज लाइंस जो जा रहे हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी टर्मिनल्स जो हमको सप्लाई चाहिए, ठीक है, मतलब जो हमको आउटपुट चाहिए उस सेकेंडरी वाइंडिंग को यहाँ कनेक्ट किया जाता है टर्मिनल्स में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स में आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या ऐसी बात है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, उस ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट रहेगा। उस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, हाई वोल्टेज जाएगा, जा रहा होगा, हाई वोल्टेज का करंट जा रहा होगा। तो उस हाई वोल्टेज को सहने के लिए मोटा मोटा कॉपर का वायर लगाया जाता है फॉर लार्ज करंट, ठीक है, सहने के लिए मोटा मोटा कॉपर का वायर लगाया जाता है। समझ में आ गया। प्राइमरी वाइंडिंग, पीडब्ल्यू माने प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, आपका वोल्टमीटर से कनेक्ट रहता है, तो ये आपका मोटा वायर का जरूरत नहीं है, पतला वायर से हो जाएगा काम। कोर, इसका अंदर में कोर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर जो क्या होता है, लेमिनेटेड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में भी हमने देखा था कि लेमिनेटेड पतला पतला सीट का ट्रांसफार्मर का कोर बना हुआ था, ठीक है, बीच में इंसुलेशन देके, ताकि क्या करता था, वो एडी करंट लॉस को कम करने का प्रयास करता था, ठीक है। वो अगर हेवी ट्रांसफार्मर है तो हमको स्टील का लगाना होगा, सिलिकॉन स्टील का कोर लगाना होगा,
या फिर यदि नॉर्मल ट्रांसफार्मर है तो आयरन से काम चल जाता था। काहे लिए? कोर का क्या काम होता है? कोर का यही काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को मूवमेंट कराने के लिए, मतलब उस मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस पाथ को, और वो भी वो जो पाथ होना चाहिए वो लो रिलक्टेंस का होना चाहिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से उससे होकर पार हो सके। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर का कोर से होकर पार हो सके, मतलब लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, और उसको कैसे बनाता है? आयरन और स्टील का बना हो सकता है। तो ये कोर हो गया। देखिए इसको ध्यान समझते इस फिगर को, इसको मैं हर एक पार्ट को यहाँ पर लिख नहीं पाया हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्या, प्राइमरी टर्मिनल, ये आपको पता चल गया, प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है इससे ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो चैम्बर जैसा दिख रहा है, ये वाला चरकुट जैसा, ये है आपका ऑयल एक्सपेंशन चेम्बर। ये पूरा ट्रांसफार्मर तेल से डूबा रहता है। ठीक है, इसका अंदर में तेल डूबा रहता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑयल एक्सपेंशन चेम्बर। अगर तेल खोलने लगा, मतलब उबलने लगा, ठीक है, बाहर निकलना चाह रहा है, तो उसको एक्सपेंड यानी फैलने के लिए जगह चाहिए। तो ये थोड़ा खाली जगह रहता है, यहाँ पर आपका तेल अंदर से आएगा तो थोड़ा एक्सपेंड कर सकता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब होता है इंसुलेशन, इंसुलेटर होते, पोर्सेलिन का इंसुलेटर होता है। ठीक है, जो अपने ट्रांसफार्मर देखा होगा चक्री जैसा रहता है, वही सब है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा वाल्व के माध्यम से फिर कनेक्ट है। ये देखिए फिर यहाँ पर ऑयल फिलिंग प्लग है, यहाँ से फिर तेल हम लोग डाल सकते हैं। फिर यहाँ से प्रेशर रिलीज चेम्बर, यहाँ भी एक प्रेशर रिलीज चेम्बर लगा हुआ है, यहाँ भी एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी एक वाल्व लगा है। ये क्या करेगा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर, या फिर यहाँ से हम ऑयल का मात्रा को भी देख सकते हैं कि कितना तेल है। तेल का कमी तो नहीं हो गया तो हम तेल को डालना पड़ता है। और क्या हो सकता है कि यहाँ से प्रेशर को, जैसे खोलने लगेगा तेल तो बाहर निकलने का जगह भी तो चाहिए, तो यहाँ से प्रेशर निकल सकता है, रिलीज हो सकते हैं। फिर यहाँ पर वही वाल्व लगा, ये क्या बोलते हैं, इंसुलेटर लगा हुआ है। अब इसके अंदर का बात करेंगे, जो अभी हम लोग टाइप में पढ़ेंगे वहां पर ये आपको अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक बार ध्यान से देख लीजिए इस हिस्सा को। तो यहाँ पर देखिए अंदर में ये जो एलिमेंट है ये आपका कैपेसिटर का एलिमेंट है। यहाँ पर बहुत सारा कैपेसिटर क्या सीरीज में कनेक्ट है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर अंदर में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन, मतलब ये सॉलिड जो दिख रहा है, मतलब इस तरीके से ये आपका कैपेसिटर से, बहुत सारा कैपेसिटर आपस में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर एलिमेंट लिखा हुआ है। अब इसी का बगल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर टैप कनेक्शन, वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। ये दोनों मिलकर करता क्या है, जो हाई वोल्टेज आया है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से उसको लो वोल्टेज में डिवाइड करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? कैपेसिटेंस रेशियो के माध्यम से। आगे हम लोग बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप लोग इस पर नजर, मतलब ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है दिमाग में कि यहाँ पर कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट था, कैपेसिटर एलिमेंट, उसका ठीक बगल में पोटेंशियल डिवाइडेड, वोल्टेज डिवाइडर टैप कनेक्शन था। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करेगा, जो हाई वोल्टेज आ रहा है उसको क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे करेगा वो आगे बताएंगे। ठीक है, उसके लिए एक रेशियो भी है, उसको भी आपको याद रखना है। फिर आगे चलकर यहाँ पर देखिए एक तार निकला हुआ है, यही वाइंडिंग में जाकर के सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स में सेकेंडरी टर्मिनल से कनेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इस तरीके से यहाँ पर जो दिख रहा है ये है आपका कास्ट एपॉक्सी बुशिंग है। ठीक है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। और यहाँ से भी एक तार निकला जो इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। ये वाला कौन सा ट्रांसफार्मर है? इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इंडक्टिव छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ पर देखिए बगल में नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट कि इस ट्रांसफार्मर का नाम, किस वर्जन का इसका नाम लिखा रहता है। और यहाँ से देखिए एक छोटा सा वाल्व रहता है यहाँ से, जिससे मेरा जो अंदर का तेल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसके अंदर में और भी सारा पार्ट्स है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन इतना काफी है। चलिए ये सब समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका टाइप्स बताता हूँ। अब टाइप्स बताता हूँ, उसी में आपको समझ में आएगा कि हम लोग बड़े बड़े सब स्टेशन में नॉर्मल पीटी का यूज ना करके सीपीटी का यूज क्यों करते हैं। चलिए इसको आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पीटी थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए ऐसे तो कहा नहीं गया है कि कितने प्रकार के पीटी होते हैं, लेकिन ये होते बहुत प्रकार के। ठीक है, इसमें मेन दो ही प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर में भी 3 कैटेगरी आते हैं, इंडक्टिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रजिस्टर कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और एक आता है ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
चलिए अब हम लोग तुरंत बारी बारी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी और सीपीटी यानी कैपेसिटिव पीटी को अच्छा से समझ लेते हैं और सीपीटी में ही आपका उस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सबसे पहले देख लेते दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी। जो पहला टाइप था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफर। देखिए इसमें क्या होता है, जितना भी आप लोग मार्केट में देख रहे हैं नॉर्मल पीटी सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है, सब स्टेशन वाला पीटी को छोड़ के जितना भी आप लोग देख रहे हैं सारा आपका क्या है, कॉमन टाइप ऑफ पीटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। लेकिन एक सेकंड पहचानेंगे कैसे इसको कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है, तो इसमें बड़े बड़े बुशिंग से निकले हुए रहते हैं, है ना, इसका इंसुलेशन के लिए लंबे लंबे, है ना, जो आपको फिगर में दिख रहा है, देखिए फिगर में दिख रहा है ना, इसका देखिए कितना लंबा लंबा बुशिंग से, तो ये बुशिंग्स के चलते हम इसको पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होते हैं वो हाई वोल्टेज सर्किट से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, बुशिंग से जो कनेक्ट रहते हैं वो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग जो बुशिंग से कनेक्ट है, बुशिंग वाला टर्मिनल से, और वो हाई वोल्टेज सर्किट से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग ये आपका वोल्टमीटर से या फिर वाटमीटर से कनेक्ट रहता है, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। हाई कॉस्ट, अब देखिए इतने बड़े बड़े, इसका जो मेन प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, इस पीटी का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि इसका जो इंसुलेशन लगा रहता है, वो जो बुशिंग्स जो लंबे लंबे जो निकले हुए उस पर ज्यादा खर्च होता है, यानी इसको हम लोग यूज में ला तो सकते हैं लेकिन इसका बुशिंग्स के चलते ज्यादा खर्चा आता है, तो मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप इसका बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, इसमें कुछ खास नहीं था, अब हम लोग सीपीटी का बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अब भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सीपीटी, कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए सीपीटी जो है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है अदर पीटीज के मुकाबले, और यहीं पर आपका उस सवाल का भी आंसर मिलेगा जो हमने वीडियो के सबसे शुरुआत पे पूछा था कि बड़े बड़े सब स्टेशनों में हायर वोल्टेज सर्किट में जो वोल्टेज जा रहा है, मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज जा रहा है हाई वोल्टेज, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज ना करके कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्यों, उसी का आंसर इस सवाल मतलब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सीपीटी क्या आखिर इसमें होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना यूज्ड टू डिटेक्ट हाई वोल्टेज, जो सर्किट में जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है, उसमें हाई वोल्टेज जा रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है कि कितना जा रहा है, हाई वोल्टेज जा रहा है कितना जा रहा है, उसको डिटेक्ट करता है। प्रिंसिपल देखिए ये अलग ही प्रिंसिपल में काम करता है, ये अदर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता था ये उस तरह नहीं काम करता, ये अलग काम करता है, ये इसका जो प्रिंसिपल है अलग है। ये कैपेसिटिव वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल पर काम करता है, याद रख लीजिए नाम क्या है इसका, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कैपेसिटिव वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफर या फिर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पर, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवीजन, कैपेसिटर के माध्यम से, कैपेसिटेंस रेशियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आपका समीकरण दिया हुआ है C1 बटे C1 प्लस C2, तो ये हुआ कैपेसिटेंस रेशियो। इस माध्यम से वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में डिवाइड करता है, समझ में आ गया। तो कैपेसिटिव वोल्टेज, कैपेसिटेंस रेशियो के माध्यम से वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है लो वोल्टेज में। इसमें कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया जाता है इस काम को करने के लिए। फॉर दिस कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, जो हमने आपको मेन फिगर में दिखाया था, याद कीजिए, जो मैंने आपको कहा था कि इस चीज को याद रखिए यहां से यहां तक, उसमें देखे था आपने पट्टी जैसा था जिसमें बहुत सारा कैपेसिटर क्या था, सीरीज में कनेक्ट था। देखिए यहाँ भी वही वाला है, 1 2 3 4 5 को कैपेसिटर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, और इसको हम दो भागों में बांट दिए, एक C1 एक C2, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारा इसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पट्टी, ये आपका कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है। इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, जो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में डिवाइड कर देता है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज ए सीरीज कनेक्शन बिटवीन ए हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कैपेसिटर मेक्स अप द सीपीटी। तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है और लो वोल्टेज कैपेसिटर है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट हो करके आपका कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं।
यहां तक समझ में आ गया। और क्या लिखा है कि द हाई वोल्टेज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्ट है किसके साथ, इस एचवी सप्लाई, इस हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ, ठीक है, कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज लाइन के साथ, ठीक है। और जो लो वोल्टेज कैपेसिटर है वो मेजरिंग डिवाइस यानी आपका वोल्टमीटर या फिर वाट मीटर से जुड़ा रहेगा, ताकि हम लोग हाई पावर को और हाई वोल्टेज को मेजर कर सके। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इंटरमीडिएट एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और लोड कनेक्ट है। यहाँ पर इस एचबी का वोल्टेज V1 है, इसमें दो अलग अलग भागों में बांट दिया है कैपेसिटेंस को C1 और C2 में। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, जिसका लोड का वोल्टेज V2 है। समझ में आ गया। ये क्या है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। कोई आपसे कहेगा कि कैपेसिटिव यानी सीपीटी कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाया, तो आपको उतना डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है जो हमने अभी पिछले वीडियो में मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, वो नहीं करना, आपको ये वाला खाली छाप के दिखाना है। समझ में आ गया। अब ये वाला भी समीकरण भी समझ में आ गया। ये क्या करता है, ये देखिए V2 ये क्या है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलेगा V1 ये क्या है, प्राइमरी में जो वोल्टेज हाई वोल्टेज जा रहा है, और C1 प्लस C2 क्या है, कैपेसिटेंस रेशियो, जिसके माध्यम से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए अब इतना चीज हो गया, हमने सीपीटी को अच्छा से समझ लिया। अब जो हमारा सवाल था कि बड़े बड़े सब स्टेशनों में या फिर पावर हाउस में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज जा रहा है उसको हमको मेजर करना है कि कितना वोल्टेज जा रहा है, तो उसके लिए हम पीटी का यूज नहीं करते, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते। उसके जगह पर हम क्या करते, अधिक कॉमनली हमने सीपीटी का यूज करते, पोटेंशियल कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्यों, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्योंकि दे ऑफर प्रिसाइज वोल्टेज मेजरमेंट। ये एकदम बहुत एकदम क्या बोलते गहन वोल्टेज को मेजर कर पाता है, बहुत एकदम एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर कर पाता है, ठीक है। इजियर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, और इसको हम जहां तहां आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। हमको जहां चेक करना रहेगा कि कितना वोल्टेज जा रहा है, हम आसानी से वहां पर सीपीटी का यूज कर सकते हैं। क्यों, जाहिर सी बात है, स्मॉलर होगा साइज में, लाइटर होगा, हल्का होगा, तभी हम यहाँ से वहां उसको आसानी से ले जा सकते हैं। अब मान लेते इतना बड़ा बड़ा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्या उसको यहाँ से वहां तक लेने में ही तो हमको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा आ जाएगा, नहीं। तो ये सब क्या है, सीपीटी छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, हल्का होता है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और जहां मन चाहे वहां पर हम लोग इसको हाई वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये हो गया, इसीलिए हम लोग प्रिसाइज वोल्टेज देता है, इसीलिए हम इसको अदर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के मुकाबले में सीपीटी कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सिंपल सा यही तीनों इसका आंसर है, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एकदम जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया। इससे आगे और भी समझने के लायक है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना नहीं समझना है। आगे की बातें जो आपको है वो आपको अगले मतलब आगे के हायर एजुकेशन में आपको समझना है। जैसे आप लोग बीटेक वगैरह करेंगे तो वहां पर आपको और डिटेल में समझने को मिलेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप लोग उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सब स्टेशनों में जाएंगे समर इंटर्नशिप के दौरान, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। अब आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिलहाल अभी इतना काफी है, आगे के बाद चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये वीडियो आपको आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, ताकि इस तरह के वीडियो और भी आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।